हेलो स्टूडेंट्स, मैं चंद्र प्रकाश सोलंकी आपका अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर हमने आयनन ऊर्जा, आयनन विभव, उत्तेजन ऊर्जा, उत्तेजन विभव, बंधन ऊर्जा और बोहर जो उनकी जो कोई कमियां थी उस मॉडल के अंदर उनको डिस्कस किया था। आज जो हम हैं उनसे रिलेटेड आयनन ऊर्जा, आयनन विभव, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किया जाएगा। और जो बोहर की जो सेकंड परिकल्पना थी उसको हम उसकी व्याख्या करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ये लेक्चर। तो सबसे पहले बोहर की सेकंड परिकल्पना क्या थी, याद कीजिए। बोहर की द्वितीय परिकल्पना की व्याख्या देखिए। बोहर की सबसे पहले द्वितीय परिकल्पना याद कीजिए। बोहर की द्वितीय परिकल्पना ये थी कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, उन्हीं जगहों पर चक्कर लगाते हैं जिन जगहों पर या जिन कक्षाओं में उनका कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणज है। ठीक है, तो हमने ये चीज़ पढ़ी है, mvr = nh/2 पाई, जहाँ vr एन कक्षक के अंदर त्रिज्या और वेग है, चाल है। तो ये चीज़ हमने पढ़ ली थी, परंतु हमने कमियों के अंदर क्या समझा था, बोहर की कमियों के अंदर के ये जो है उन्होंने इसकी कोई आधार नहीं दिया था कि जो कोणीय संवेग है क्यों हर एक में पूर्ण गुणज होगा h/2 पाई का ही, इसका कोई उन्होंने आधार नहीं दिया। उन्हीं के कुछ साल बाद में डी ब्रोगली ने इसके लिए इसको प्रूव किया अपने तरह से। डी ब्रोगली ने, अब जैसे मैं जो आपको ये बता रहा हूँ, अब जो मैं ये व्याख्या करूँगा उसमें डी ब्रोगली का ही उन्हीं की बात है। तो ये जो है वो आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले चैप्टर के अंदर आप मैटर वेव वाला पोर्शन है, जब वो पढ़ेंगे तो आपके पूरा क्लियर हो जाएगा। बट मैं अभी आपको उतना ज़रूर बता पाऊँगा जिससे आपको ये चीज़ समझ में आ जाए बस। बाकी इससे रिलेटेड, डी ब्रोगली से रिलेटेड आप अच्छे से बात उसी चैप्टर में करेंगे, उसमें एक्सपेरिमेंट भी है। तो अभी हम इसको शॉर्ट में लेते हैं जिससे अपन का ये चीज़ हमको थोड़ा बहुत समझ में आ जाए। ठीक है, तो डी ब्रोगली ने क्या कहा। डी ब्रोगली ये कहते हैं कि अगर कोई भी बॉडी, अगर कोई भी वस्तु अगर गतिमान है तो वो वस्तु अपने आप में एक वेव है, एक तरंग है, उसके साथ एक तरंग एसोसिएट रहती है। आप ये एक बात कह सकते हो। मतलब कोई भी वस्तु अगर चल रही है, कोई भी वस्तु गतिमान है तो वो वस्तु वेव की तरह है ना। बड़ा ही सरप्राइजिंग लगता है, बट ये बात उन्होंने कही थी और हम इसको ही आगे बढ़ाकर चलते हैं। इसके लिए डिटेल में बात आप वहीं पर करेंगे, उसी चैप्टर में करेंगे। तो अभी आपको मान के चलना है, ठीक है, कोई भी वस्तु गतिमान है तो वो एक वेव है, ये वेव की भांति व्यवहार करती है, आप ये बात समझ सकते हैं। हाँ, हम भी क्यों नहीं है, हर एक वस्तु है ना। चलिए, तो और जो उनकी तरंग दैर्ध्य, अब क्योंकि मैंने कहा हर एक गतिमान वस्तु एक वेव है, उसके साथ एक वेव एसोसिएट रहती है, तो एक तरंग का अपना एक तरंग दैर्ध्य होता है और आवर्ती होती है। उस तरंग दैर्ध्य को डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कहते हैं। डी ब्रोगली, दे ब्रोगली, ठीक है, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कहेंगे हम। और डी ब्रोगली ने उस तरंग दैर्ध्य का मान क्या दिया, कोई भी वस्तु गतिमान हो तो वो एक तरंग की तरह व्यवहार करती है, तो उन्होंने डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य दिया अपने h/p। किसी का भी तरंग दैर्ध्य उन्होंने ये दिया, कोई भी वस्तु गतिमान है तो उसके साथ जो तरंग एसोसिएट रहती है उस तरंग का तरंग दैर्ध्य h/p, जहां p है उस वस्तु का संवेग। ठीक है, और संवेग आप सबको मालूम है क्या होता है, h/mv। अब यहां तक की कहानी आप उस चैप्टर में पढ़ लेते हैं। हम मान के चलते हैं ये आपको आता है, ये आपको मालूम है क्योंकि ये उस चैप्टर का पार्ट है ना। तो h/mv ये डी ब्रोगली ने ये बात कही थी कि जो लैम्डा होगा उस वस्तु का तो उसका तरंग दैर्ध्य h/mv है। अब क्योंकि
परमाणु के अंदर भी, जैसे बोहर ने कहा, परमाणु के अंदर भी इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, तो ये भी एक वेव के फॉर्म में चलेगा, ये भी एक अपने आप में वेव होगी। तो उन्होंने कहा डी ब्रोगली का ये वेव के फॉर्म में चलेगा। जैसे कि अगर बात की जाए, रफली डायग्राम बनाए तो ये कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से ये चल रहा है, समझ गए होंगे आप। तो ये डी ब्रोगली ने कहा था। अब उन्होंने इसको प्रूव कैसे किया, उन्होंने इस चीज़ को कैसे प्रूव किया, तो डी ब्रोगली ने ये कहा अपने कि अगर कोई भी वस्तु गतिमान है तो उसके लिए तरंगदैर्घ्य h/mv है, जो उन्होंने पहले ही बता दिया। और फिर उन्होंने एक परमाणु के लिए एक डायग्राम कह सकते हैं बनाया कि इलेक्ट्रॉन जो है किस तरह वेव की तरह चलेगा। तो हम देखते हैं किस तरह से चल सकता है वेव की तरह, इलेक्ट्रॉन किस तरीके से वेव की तरह चल सकता है। 11th के अंदर में आपने अप्रगामी तरंगों के बारे में पढ़ा होगा। थोड़ा सा अप्रगामी तरंगों के बारे में वापस समझा देता हूँ। अप्रगामी तरंगे, जैसे इन दोनों पॉइंट को अगर हम फिक्स कर लें तो, और किसी भी जगह से अगर खींचें तो, अगर मान लीजिए अगर मैं बीच से ही खींच लूँ तो कुछ इस तरीके से एक आपको तरंग मिलेगी, ठीक है कि नहीं है। इस तरंग को अप्रगामी तरंग कहते हैं, है ना। ऊर्जा का ट्रांसफ़र नहीं करती, ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर नहीं जाती, ठीक है कि नहीं है। तो ये है अप्रगामी तरंग है। यहाँ पर अप्रगामी तरंग है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन के पास जो ऊर्जा है वो उसी के पास रहती है, ऊर्जा आती जाती नहीं है जब तक वो उस कक्षक में चक्कर लगा रहा होता है। इसीलिए अप्रगामी तरंगें होगी, जब इलेक्ट्रॉन जो बनाएगा वो अप्रगामी तरंगें होगी, ठीक है। तो किस तरीके से अप्रगामी तरंगे होगी उसके अंदर, तो देख लेते हैं कि अपन ने ये कोई कक्षक बनाया और मान लीजिए इस कक्षक में कोई ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इस कक्षक में घूम रहा है कोई एक इलेक्ट्रॉन। तो और अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो एक वेव की तरह चलेगा। और अगर इसको वेव की तरह चलाते हैं कि मान इलेक्ट्रॉन चल रहा है, वेव की तरह कैसे चलेगा? ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन चलेगा, मतलब वेव नेचर उसका कुछ इस तरीके से होगा आपकी तरह। और इसको पूरा अप्रगामी तरंगों की तरह बनाना है तो मैं देखिए इस तरीके से बना दूं। ये देखिए, तो उनके अनुसार इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से, उसकी तरंग प्रकृति अगर देखें तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको चलते हुए इलेक्ट्रॉन, ठीक है कि नहीं है। क्योंकि डी ब्रोगली के अनुसार उन्होंने पहले ही प्रूव कर दिया था, हर एक जो कण है अगर गतिमान है तो वो एक तरंग की तरह व्यवहार करेगा, परंतु वो तरंग की तरह लगेगा तभी जब उसकी जो गति है वो बहुत ज़्यादा होती है। वो आप डिस्कस करेंगे बाद में, जब ये चैप्टर आएगा तो अच्छे से समझ जाएंगे चीज़ें। अब जो है यहाँ पर सबसे स्पेशल बात क्या है? स्पेशल बात ये है कि आप इसमें तरंगदैर्घ्य नोट कीजिए, कितना तरंगदैर्घ्य बना। तो देखिए एक तरंग पूरी, भाई अपन ने इसी स्ट्रिंग को समझ लीजिए मोड़ दिया है। अब इसको अपन चाहते हैं ना, इसके जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से पकड़ लूँ और यहाँ से पकड़ लूँ और फिर छोड़ूँ, तो आपको मालूम अगर मैं यहाँ से पकड़ के 11th में आपने क्या होगा, यहाँ से पकड़ कर फिर छोड़ा, यहाँ पर भी नोड बना दिया आपने, तो फिर ये इस तरीके से नहीं बनेगी अप्रगामी तरंग, है नहीं है ना। और अप्रगामी तरंग बना सकते हैं, यहाँ से पकड़ लिया जाए, यहाँ से पकड़ लिया जाए एक और जगह पर, तो एक और तरह की अप्रगामी तरंग यहाँ पर बन सकती है। तो वो हम बना सकते हैं किसी भी तरह की अप्रगामी तरंग, कितने भी तरंगदैर्घ्य की। ये देखिए, तो ये बनाई जा सकती है। और अब इसको घुमा दें तो ये इस तरह से पूरा बन जाएगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम अप्रगामी तरंगे बना चुके हैं, तो ये आपके सामने इस तरीके से है। अब इसमें आप लैम्डा मापिए। आपको मालूम है ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूरा एक सर्कल लैम्डा, ये दूसरा सर्कल एक और लैम्डा, टोटल कितना हो गया? 2 लैम्डा। यहाँ पर देखिए कितने लैम्डा हो गए। आप यहाँ से मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट कीजिए, तो यहाँ से आप देखेंगे यहाँ तक 1 लैम्डा,
फिर आप यहाँ से यहाँ तक देखेंगे एक और लैम्डा, फिर यहाँ से यहाँ तक देखेंगे एक और लैम्डा, और यहाँ से यहाँ तक देखेंगे एक और लैम्डा। ठीक है कि नहीं? कितना लैम्डा हो गए इस केस में? 4 लैम्डा। और अगर मैं कहूँ इसकी परिधि कितनी है, इस कक्ष की परिधि कितनी है, तो आप क्या कहेंगे? 4 लैम्डा के बराबर। ठीक है, अब आप देखें कि कुछ और भी संभव हो सकता है क्या? मतलब 4.5 लैम्डा ऐसा संभव हो सकता है क्या? कुछ कम ज़्यादा, या फिर कह सकते हैं हाँ इस तरीके से, या फिर ये वेव मिले ही नहीं, कुछ ऐसा संभव हो सकता है क्या? तो हम देखते हैं, संभावनाएं देखते हैं कि ये नहीं हो तो क्या हो सकता है फिर। तो देखिए कुछ मैं कुछ 3 साढ़े 3 लैम्डा के लिए मैं कोशिश करता हूँ, देखते हैं कैसी बनती है। अपन भी ट्राई करते हैं भाई, है ना? वो ट्रू होती है कि नहीं होती, आप खुद ही कह देंगे कि नहीं सर ये संभव ही नहीं है। स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। ये देखिए मैं अब वेव बनाऊंगा इसमें। इस तरीके से हमने एक वेव बनाई, ठीक है कि नहीं? ये वेव बन गई। अब आप इसके अंदर देख सकते हो कितना लैम्डा है। ये यहाँ से यहाँ तक हो गया 1 लैम्डा, और यहाँ से यहाँ तक हो गया 2 लैम्डा। और ये आपको मालूम है संभव है, इस तरीके से जाएगी, 2 लैम्डा हो गए, इस तरीके से जाएगी, ये चल रहा है। अभी भी देखो 2 लैम्डा हुए हैं। और अब एक नया डायग्राम और बनाते हैं हम। ठीक है, एक और डायग्राम बनाते हैं। एक, 2, 3, 4, 5। अब की बार वेव बनाते हैं। इस कंडीशन में कैसी वेव बनेगी हम देखते हैं। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से वेव कंप्लीट हुई, क्योंकि वेव को तो कंप्लीट होना ही है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाता है, तो वेव के ब्रेक होने का कहाँ चांस है? तो वेव तो एक कंटिन्यूस फॉर्म में चलती रहेगी ना। वेव ब्रेक कैसे हो सकती है? इस तरीके से चक्कर लगा रहा है एक वेव है, वो वेव एक कंटिन्यूस वेव होगी ना, डिसकंटिन्यूस या फिर इस तरीके से ऐसी हर एक तरह की वेव नहीं हो सकती। अब आप इस वेव को देखिए, क्या ये वेव संभव है? क्या ये ऐसा संभव है क्या? अब की बार कितने तरंगदैर्ध्य दिखा देता हूँ मैं आपको। ये यहाँ से यहाँ तक 1 लैम्डा, यहाँ से यहाँ तक 2 लैम्डा, और ये देखिए λ/2, ये 2.5 लैम्डा हो गया। अब देखिए 2.5 लैम्डा वाले केस में ये संभव है या नहीं है? इस तरीके से गया ये इधर, फिर इधर से ये चल रहा है, एकदम सही बात है, इधर से ये चल रहा है, इधर से ये चल रहा है, ये देखिए वापस ऊपर चढ़ गया। ये कैसे हो सकता है भाई? एक वेव कैसे चलती है? इधर चल के फिर नीचे जाएगी, इसको नीचे जाना चाहिए था। तो क्या ये चीज़ संभव है क्या? आप खुद ही देखिए, वेव के अंदर ये गया, इधर आया, सब ठीक चल रहा है, ऊपर नीचे ऊपर, अब नीचे जाना चाहिए था, नहीं, संभव नहीं। इधर देखिए संभव है कि नहीं है? ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, मतलब एकदम कंटिन्यूअस है। इसमें भी देख लीजिए 2 वाले में, ऊपर नीचे, ऊपर आ गया, नीचे, फिर वापस ऊपर, एकदम सही से चल रही है। देखिए गड़बड़ है, जबकि इसके अंदर कितना लैम्डा है? 2.5 लैम्डा। ये वाला ऐसा संभव नहीं है। और दूसरी एक और बात समझ लीजिए, किस तरह से संभव नहीं है, ताकि कोई डाउट नहीं रहे अपने अंदर कि अपन ने कोई एग्जाम्पल नहीं लिया इसका कोई। कि मान लीजिए कोई वेव इस तरीके से चल रही हो, यहाँ से ऐसे चल रही हो, ऐसे चल रही हो, यहाँ पर आके कोई ख़त्म हो जाए, ऐसा भी संभव नहीं है, क्योंकि रुका थोड़ा ना इलेक्ट्रॉन तो कंटिन्यूअस चल रहा है, तो वेव भी कंटिन्यूअस ही होनी चाहिए, वेव डिसकंटिन्यूअस नहीं होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं हो सकता कभी भी। मतलब क्या क्या नहीं हो सकता, आप खुद देखिए। इस तरीके से डिसकंटिन्यूअस वेव
तरंग नहीं हो सकती। दूसरी क्या नहीं संभव है, ये कुछ क्या कह सकते हैं 2.5 लैम्डा, 3.5 लैम्डा, 4.5 लैम्डा, ये भी संभव नहीं है। हमने ये भी समझ लिया। क्या संभव है, कैसे कैसे लैम्डा हमारे पास आए। देखो 3 लैम्डा इस केस में, 2 लैम्डा, 1 लैम्डा, 6 लैम्डा। अब आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि इस केस में कैसे तरंगदैर्ध्य संभव है। इस वर्ताकार पथ पे जो इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है उनके लिए कैसे तरंगदैर्ध्य संभव है। अगर वो पूरा चक्कर लगाए तो पूरा एक चक्कर में, पूरी एक परिधि में कितने तरंगदैर्ध्य संभव है, या तो लैम्डा, या 2 लैम्डा, या 3 लैम्डा, या 4 लैम्डा। तो अब आप समझ गए हैं इस चीज़ को, ठीक है। अब फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगर ये बात समझ गए हैं तो, ठीक है। अब हम देखें इसमें कि हमने अभी क्या समझा कि एक पूरी परिधि, मान लीजिए ये कोई परिधि है, इसका परिधि का मान लीजिए इसकी त्रिज्या r है, इस वर्ताकार पथ की त्रिज्या r है, तो इसकी परिधि क्या होगी, इसकी परिधि होगी 2πr। तो बोहर डी ब्रोगली ने बोला इनकी परिधि 2πr है, कोई बड़ी बात नहीं, हमको मालूम है, ठीक है। अब इसकी परिधि जो है आप खुद देखिए, इसकी परिधि को लैम्डा के अंदर निकालो तो आप कहेंगे सर इसकी परिधि 1 लैम्डा हो सकती है। 1 लैम्डा वाला डायग्राम मैंने नहीं बनाया। 2 लैम्डा, ये रहा डायग्राम। इसकी परिधि कितनी हो सकती है, 3 लैम्डा हो सकती है। और क्योंकि हमने ये काम कर लिया, अब हमको मालूम चल गया है इसकी परिधि 4 लैम्डा, 5 लैम्डा, 6 लैम्डा, इस तरीके से हो जाएगी। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि किसी भी कक्षक की परिधि जो है उसके डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य की पूर्ण गुणज होती है, ये हम कह सकते हैं, पूर्ण गुणज होगी डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य की। तो आप कह सकते हैं कि परिधि कुछ भी हो, क्या होगी, n लैम्डा होगी। और जहां पर n का मान 1, 2, 3 यही हो सकता है और कोई दूसरा नहीं हो सकता। ये हमने अभी अभी ये 2-3 डायग्राम बनाकर यही चीज के बारे में बात की थी कि यही संभव है या नहीं है। परिधि के अंदर कितने लैम्डा हो सकते हैं, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा हो सकता है किसी भी तरंग का। तो इस तरीके से n लैम्डा हमने बोल दिया, जहां पर हमने कह दिया n का मान जो है 1, 2 और 3 हो जाएगा। तो यही एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि डी ब्रोगली के अनुसार जो परमाणु में किसी भी कक्षक की जो परिधि होती है वो इलेक्ट्रॉन के डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य की पूर्ण गुणज होती है। परिधि, कक्षक की परिधि डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य की पूर्ण गुणज होती है। बस यही एक स्टेटमेंट था और ये हम डायरेक्ट लिखते हैं। और हमने डायरेक्ट लिखा नहीं है, हमने पूरा अच्छे से समझा है क्यों 2πr n लैम्डा के बराबर होगा और n का मान क्यों 1, 2, 3, 4 यही होगा। ये चीज़ हमने समझ ली, ठीक है नहीं। अब जो है इसमें लैम्डा का मान रखिए, लैम्डा का मान, ये तो लैम्डा का मान जो डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य क्या है, लैम्डा क्या है, डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य। तो डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का मान अपने क्या पता था, h/p या फिर h/mv पीछे लिखा हुआ था। तो अब मैं यहां पर उसको रख देता हूं, h/p लिखना चाहिए, मैं mv लिख रहा हूं संवेग। ओके, अब आप इसको थोड़ा इधर उधर कर लीजिए, mv को मैं उधर ले जाता हूं, mv और ये r, mvr इधर आ गया, mv तो उधर लेगा, r उधर पड़ा है, 2π को इधर ले आए, nh/2π। ये क्या चीज है, जो बोहर ने बताया था अपनी द्वितीय परिकल्पना के अंदर, क्या कोणीय संवेग क्वांटीकृत होता है। ये सिद्ध हो गया कि कोणीय संवेग क्वांटीकृत होता है। कोणीय संवेग क्वांटीकृत होता है। क्वांटीकृत होने का मतलब कोणीय संवेग इस इलेक्ट्रॉन के लिए कोणीय संवेग h/2π, h/2h/2π, 3h/2π, 4h/2π कुछ इस तरीके से हो सकता है। तो इसे बोलते हैं क्वांटीकरण होना, ठीक है कि नहीं है। तो ये बात प्रूव हो चुकी, इन्होंने प्रूव कर दी, किन्होंने, डी ब्रोगली ने। तो ये व्याख्या हो गई इनकी। तो मैं वापस आपको बता दूं कि देखिए डी ब्रोगली ने पहले ही बोल दिया था, कोई भी जो कह सकते हैं वस्तु है, अगर वो गतिमान है तो उसका तरंगदैर्ध्य ये होता है, जिसे डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य भी कहते हैं, h/mv, ठीक है। फिर डी ब्रोगली ने, अगर उन्होंने कहा तरंग होती है हर एक चीज़,
अगर वो गतिमान है तो ठीक है। तो फिर उन्होंने इलेक्ट्रॉन जो वर्ताकार पथ पे गति कर रहा है उनके लिए बनाना समझाया कि क्या क्या संभव है, कौन कौन सी तरंगें संभव है। तो फिर पता चला लैम्डा के पूर्ण गुणज वाली तरंग दैर्ध्य जो परिधि, जो अगर पूरी परिधि को कवर करेगा तो कितनी तरंग दैर्ध्य संभव है, जो तरंग दैर्ध्य जो पूर्ण गुणज हो, ठीक है ना, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, और फिर हमने ये स्टेटमेंट लिख दिया और फिर यहाँ पर लैम्डा का मान रख दिया और देखिए ये अपन को प्रूव हो गया, है ना। तो आप ढंग से भी आप देख सकते हैं अच्छे से किस तरीके से ये इस तरीके से मॉडर्न थ्योरी के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करता है, ठीक है। ये देखिए, चलिए अब अगर आप इस थ्योरी से अगर कक्षक को देखना चाहें तो इसके लिए आपको मैं एक डायग्राम बनाता हूं। अभी तक आपने कक्षक बनाए और उसमें इलेक्ट्रॉन को हमने सिर्फ वर्ताकार पथ पे ऐसे गति कराई, तो बस एक लास्ट फोटो देख लीजिए ताकि आपको डी ब्रोगली के नज़रिए से आपको इलेक्ट्रॉन दिख जाएगा कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन डी ब्रोगली के नज़रिए से गमन करता है, घूमता है। तो इसके लिए हमें कुछ कक्षक की ज़रूरत पड़ेगी। ये पहला बना दिया, ये दूसरा कक्षक, ठीक है, एक नया कक्षक, 2-3 कक्षक बना देते हैं अपन। काफ़ी है 3 कक्षक से, आप अच्छे से समझ जाएंगे 3 कक्षकों से। अब इलेक्ट्रॉन उनके अनुसार कैसे घूमेगा अच्छे से समझिएगा। वैसे मैं आपको समझा चुका हूँ, एक के लिए नहीं बताया, बस ये बनाने का तरीका है, डैश वगैरह नहीं रहते हैं इस तरीके से। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले कक्षक में कैसे चलेगा, है ना, उसके अंदर कितना होगा, 2 पाई r बराबर n बराबर 1, मतलब लैम्डा, मतलब एक ही तरंग दैर्ध्य होगी। तो उसके अंदर हम कैसे बनाएंगे, ये देखिए इस तरह। और अगर वो अप्रगामी तरंग की तरह ढंग से बनाना है, ठीक है, तो अप्रगामी तरंग की दृष्टि से भी आप बना सकते हैं इसको, ठीक। दूसरा देखते हैं किस तरीके से बनेगी दूसरी तरंग। ये देखिए, कंप्लीट कर सकते हैं इसको। ये देखिए, तीसरे वाले के लिए बनाएंगे हम। ये इस तरीके से कंप्लीट कर देंगे इसको। ये इस तरीके से। तो आप ये समझिए कि ये ऐसे हो रहा है डी ब्रोगली के अनुसार, ये ऐसे गमन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इस तरीके से कुछ चल रहे हैं, ठीक है ना, एक तरंग की तरह नाभिक के चारों ओर। तो बस ये है डी ब्रोगली की कह सकते हैं हाइपोथेसिस कह सकते हैं, जो उन्होंने हमें द्वितीय परिकल्पना को समझाने के लिए बताया था। अब हम जो है आयनन ऊर्जा से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन अणु की आयनीकरण ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। समझ गए भाई, पता है। He अणु
He+ कह सकते हैं, और हमें पता है, अंडरस्टूड बात है कि आयनीकरण ऊर्जा होगी, तो He की आयनीकरण कितनी ऊर्जा कितनी होगी? He के लिए क्या है? He+ के लिए है Z बराबर 2, और आयनीकरण ऊर्जा मतलब n बराबर 1 के लिए ही होता है, आपको मालूम है। अगर कुछ नहीं बोला है, साइलेंट है, तो पक्का n बराबर 1 के लिए ही है। तो इसके लिए देखिए फॉर्मूला क्या होगा, आपको मैंने बताया था 13.6 Z² वाला फॉर्मूला बताया था, है ना, ये है प्लस के अंदर, ये आयनीकरण ऊर्जा का फॉर्मूला मैंने बताया था। और अगर कोई कक्षक की बात कर ले तो अपॉन Z² भी कर लेना, बस धनात्मक रख देना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पीछे। 13.6 He+ है तो 2 का स्क्वायर 4 गुणा कर लीजिए इसको, 24 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यस, द आंसर हो गया। ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखें, हाइड्रोजन परमाणु की आद्य अवस्था की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब इसका इलेक्ट्रॉन प्रथम उत्तेजित अवस्था में होता है तो इसकी उत्तेजित ऊर्जा होगी। प्रथम उत्तेजित अवस्था में जाने के लिए ये कह रहा है कि पहली उत्तेजित अवस्था मतलब n बराबर 2 में जाने के लिए उत्तेजन ऊर्जा निकालनी है आपको। कितनी उत्तेजन ऊर्जा की आवश्यकता होगी? n बराबर 2 के लिए। पहली उत्तेजित अवस्था n बराबर 2, तो पहली उत्तेजित अवस्था n बराबर 2 के लिए उत्तेजन ऊर्जा कितनी होगी? तो n बराबर 2 कहाँ से गया होगा? n बराबर 2 पर कैसे कहाँ से गया होगा? 1 से ही तो गया होगा। तो उसने नहीं कहा किधर से जाएगा, पता है n बराबर 2 जाना है तो वो 1 से ही जाएगा, ऊर्जा 1 से ही लेकर जाएगा। ठीक है, तो n बराबर 1 से n बराबर वो 2 पर गया है तो कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी? तो आपको वैसे अगर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जिसको मालूम है उसके लिए तो डायरेक्ट आंसर है कि 1 से 2 में जाने के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए इन चारों में से, वो तो डायरेक्ट बता देगा जिसको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मालूम है। अदरवाइज उसको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, डेल्टा E बराबर क्या होता है भैया? E2 माइनस E1। आद्य अवस्था की दे रखी है, E1 दे रखा है, तो माइनस, और वो माइनस कितना हो गया? प्लस 13.6। और E2 दूसरे कक्षक में जो ऊर्जा होती है क्या हो गई? माइनस 13.6 Z², 1 का स्क्वायर बटा n² क्या हो जाएगा? 4। देख सकते हैं माइनस का है। ठीक है, भाग देते हैं, कितना हो गया? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये उत्तेजन ऊर्जा हो गई। 2 में कह सकते हैं दूसरी प्रथम उत्तेजित अवस्था या दूसरे कक्षक या दूसरे ऊर्जा स्तर के लिए उत्तेजन ऊर्जा ये होगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है पहले से ही गया है तो कहने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट, इफ द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, बाइंडिंग एनर्जी माने बंधन ऊर्जा, द इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन परमाणु की 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें मालूम भी है ये चीज। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ Li++। Li+ पर समझ गए कौन सा आयन है? लिथियम आयन, द्विधनावेशित। इसका जो है इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए रिक्वायर टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। रिमूव करने का मीनिंग क्या है? आयनित कर देना, अनंत वे ऊर्जा स्तर में भेज देना, ये रिमूव करने का मतलब होता है ना। कहाँ से? इस केस में देखो ये दे रखा है फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट, मतलब n बराबर 2 से। मैंने कहा ना कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो वो किसी भी कक्षक से आयनित कराना चाहते हैं, उसके लिए ऊर्जा पूछ लेते हैं। देखिए ये वाला, ये n बराबर 2 से कह रहा है कि n बराबर 2 से इसको हटाना है। हटाने का मतलब उसको आयनित कर देना है, उसको अनंत वे ऊर्जा स्तर में भेज देना है। तो उसके लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी? तो आपको मैंने बताया था कितना होता भाई 13.6 फॉर्मूला दिया था, Z² बटा n²। मैंने सिर्फ Z² का फॉर्मूला दिया था, फिर मैंने कहा था ये तो Z² का फॉर्मूला कॉमन है, मतलब n बराबर 1 के लिए, जनरली 1 के लिए होता है, और जब n दे दे तो फिर इसको n² को भी नीचे ले आए। तो सिंपल सा ऊर्जा का ही फॉर्मूला है। किसी भी, जैसे मैं इस ऊर्जा स्तर के अंदर ऊर्जा निकाल रहा हूँ, तो आपको मालूम है जिस भी ऊर्जा स्तर के अंदर ऊर्जा निकालते हैं उस ऊर्जा का धनात्मक मान आयनीकरण ऊर्जा होती है, बंधन ऊर्जा होती है। तो बस मैंने आगे प्लस का साइन लगाया, तो अगर ये ऊर्जा मिल जाएगी, है ना, धनात्मक में, तो यही वो ऊर्जा है जो आयनित करने के लिए, इसको हटाने के लिए चाहिए। 13.6 Z², ये कौन सा है? लिथियम, 3 का स्क्वायर, और कहाँ से भेजना है? 2 से, 2 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? 13.6, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 2 का स्क्वायर हो गया 4, ये कैंसिल होगा,
30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कहां पर आंसर है? ये वाला। ठीक है, ओके, ये आंसर भी आ गया अपने। ये क्वेश्चन देखिए, द आयनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम, हाइड्रोजन लाइक बोहर एटम है, हमें नहीं पता वो कौन सा परमाणु है। ठीक है, आयनन ऊर्जा कितनी है उसकी? इज 4 रिडबर्ग, 4 रिडबर्ग है उसकी आयनन ऊर्जा। व्हाट इज, तो यहाँ पर आयनन ऊर्जा का मीनिंग है, कुछ कक्षा की बात नहीं करता तो इसका मीनिंग है पहले से ही, ये बात ध्यान रखें, ये बात आपको मैंने पहले ही बता दी है। तो उसकी जो आयनन ऊर्जा है वो 4 रिडबर्ग है। देखिए ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के इसीलिए सेलेक्ट किया क्योंकि इसके अंदर रिडबर्ग है, ये यहाँ पर मात्रक की तरह काम है। कुछ बच्चे इसको आर मान लेंगे, 4 रिडबर्ग मतलब 4 आर, 4 आर नहीं है, मैंने कहा था वो तो आर तो रिडबर्ग नियतांक है, और यहाँ पर है देखिए 4 रिडबर्ग मतलब ये ऊर्जा का मान है, ये ऊर्जा का मात्रक है। और 1 रिडबर्ग क्या होता है मैंने आपको बता रखा है पिछले लेक्चर्स में, है ना। 1 रिडबर्ग बराबर, 1 रिडबर्ग बराबर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, ये मैंने आपको बता रखा है। चलिए, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन इमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू द ग्राउंड स्टेट। चलिए, ये तो हम तब बता पाएंगे जब वेवलेंथ कितनी, जब हमारे पास Z आ जाएगा, वो परमाणु कौन सा है, अगर ये मिल जाएगा तब हम ये चीज़ बता पाएंगे। तो हमें तो पहले ये ध्यान करना है कि वो परमाणु है कौन सा, उसका Z का मान कितना है, फिर हम उसके कहाँ से कहाँ कूदा तो तरंगदैर्घ्य भी निकाल लेंगे। तो Z का मान कैसे निकालेंगे? देखिए हमको पता है आयनन ऊर्जा कितनी है, 4 रिडबर्ग। तो 4, देखो 1 रिडबर्ग कितना है, तो 4 रिडबर्ग कितना हो गया, 4 रिडबर्ग हो गया 4 गुणा 13.6। अरे भाई सीधी सी बात है, 1 रिडबर्ग 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 4 रिडबर्ग 4 गुणा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और मुझे पता है आयनन ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? आयनन ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 13.6 बोलिए Z²। जब सिर्फ आयनन ऊर्जा बोला है, कक्षक बोलता अपॉन n² भी करते, है ना। यहाँ पर कॉमन सेंस की बात है, n क्या होगा, 1 से ही आयनित हो रहा है, ये अंडरस्टूड बात है। ओके, तो देखिए 13.6 से ये 13.6 कैंसिल हो गया, Z² बराबर 4, तो Z बराबर हो गया 2। तो पता चल गया ये कौन सा परमाणु है, He+ के लिए कहानी चल रही है। ठीक है कि नहीं है? अब हम बाकी सारी चीज़ें निकाल देंगे जो पूछी है। व्हाट इज द वेवलेंथ, तरंगदैर्घ्य निकालना है, तरंगदैर्घ्य ऑफ द रेडिएशन, किस किस विकिरण का तरंगदैर्घ्य निकालना है भाई। इमिटेड कौन कहाँ से निकली है, व्हेन द इलेक्ट्रॉन जम्प्स, इलेक्ट्रॉन कहाँ से जंप करता है, फ्रॉम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब 2, और ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है 1। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब प्रथम उत्तेजन अवस्था, प्रथम उत्तेजन ऊर्जा का स्तर कह सकते हैं। उत्तेजन स्तर क्या होता है, प्रथम उत्तेजन स्तर n बराबर 2, और ग्राउंड स्टेट मतलब मूलावस्था, मूलावस्था का मतलब क्या होता है n बराबर 1। तो आपको मालूम हो गया ये n1 हो गया और ये क्या हो गया, n2 हो गया। चलिए, तो इस केस में जब ये ऐसे आया तो अपन को मालूम करना है क्या कह सकते हैं, कितना तरंगदैर्घ्य जो ये यहाँ से यहाँ आने पर ऊर्जा उत्सर्जित करेगा, विकिरण उत्सर्जित करेगा, उस विकिरण की आपको तरंगदैर्घ्य निकालनी थी। 1/λ बराबर क्या है, RZ², 1/n1²। पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, -1/n2²। अब इस फॉर्मूले में मान रखिए R, Z का मान यहाँ पर कितना है, देखिए 2 आया है Z, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 1/n1 क्या है 1, 1 का स्क्वायर 1, माइनस n2 कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4। अब आप देख सकते हैं 1/λ बराबर 4R, 1 में से 1/4 गया, 3/4, 4 से 4 कैंसल। तो देखिए लैम्डा बराबर 1/λ, 1/λ नहीं निकाल, लैम्डा निकालना है अपन को, तो लैम्डा बराबर क्या हो गया 1/3R। आप देख सकते हैं लैम्डा बराबर 1 ये लैम्डा उधर गया, 3R नीचे आया, 1/3R। आपको मैंने इसको कैलकुलेट करना सिखाया था, मैंने आपको कहा था आपको R का भाग लगाना पड़ेगा किसी कंडीशन में, तो वहाँ पर R का भाग मत लगाना, 1/R का मान रख देना। 1/R का मान कितना होता है, 1/R का मान मैंने बताया है 911.6, एक इसमें है एंगस्ट्रम में, तो उत्तर आएगा जो एंगस्ट्रम के अंदर आएगा। तो भाग दे दीजिए इसको, 3 × 9, 0, ये कुछ इस तरीके से किसमें आया,
एंगस्ट्रम के अंदर, क्योंकि जो मान रखा ना 911.6 ये एंगस्ट्रम मैंने डायरेक्ट दिया था। मैंने कहा आर का भाग लगाने से बचो, इसलिए 1/r का मान याद रख लो। 1/r का मान याद है तो वो ऊपर रहेगा 911.6 और बटा 3, तो इस तरीके से 303.8 एंगस्ट्रम या 303 एंगस्ट्रम आप लिख देंगे इसके अंदर, ये आंसर है। अब दूसरा जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट फॉर दिस एटम। रेडियस निकालनी है इस एटम के लिए। किस ऑर्बिट के लिए त्रिज्या निकालनी है? ये त्रिज्या निकालने को पूछा है, त्रिज्या r। प्रथम कक्षक के लिए, प्रथम कक्षक n बराबर 1 के लिए आपको त्रिज्या निकालनी, बहुत आसान है त्रिज्या निकालना, तो बहुत आसान। त्रिज्या बराबर r बराबर क्या होता है 0.529, क्या होता है n² बटा z। ओके 0.529 n। कौन से कक्षक की त्रिज्या निकालनी थी? फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए त्रिज्या निकालनी है। तो फर्स्ट ऑर्बिट क्या है 1, 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, और z कितना था 2, और यहाँ पर 2 लिख दिया गया, भाग लगा दीजिए 4 ठीक है। इस तरीके से आप कह सकते हैं। और ये किसके अंदर होता है 529, किसमें आपने एंगस्ट्रम है या नैनोमीटर है? एंगस्ट्रम, मीटर नहीं है, बात ध्यान रखना। 0.529 जो है वो एंगस्ट्रम था, इसलिए ये आंसर भी किस में आएगा एंगस्ट्रम के अंदर आएगा। तो देखिए ये दोनों क्वेश्चन के आंसर हमको मिल चुके हैं। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर अ हाइड्रोजन एटम विद इट्स इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट। एक हाइड्रोजन एटम को मानना है, मान लिया साहब, जिसका इलेक्ट्रॉन जो nth ऑर्बिट में nवें कक्षक में है, चलिए ये भी मान लिया। n इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, विद्युत चुंबकीय तरंग, विकिरण, ऊर्जा, कुछ भी बोले, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, विद्युत चुंबकीय तरंग, जिसकी तरंग दैर्ध्य कितनी है? जिसकी तरंग दैर्ध्य है 90 नैनोमीटर, इज यूज्ड टू आयनाइज द एटम। ये तरंग दैर्ध्य वाली जो तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, इतने तरंग दैर्ध्य वाली, तो इसकी कोई फिक्स ऊर्जा है, आवर्ती है ना। तरंग दैर्ध्य मिल गया तो आवर्ती ऊर्जा हम निकाल सकते हैं। तो इतने 90 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य वाली एक विकिरण आई, और इस इलेक्ट्रॉन को जो ये पड़ा था बेचारा यहाँ पर, इसको आयनाइज कर दिया। आयनाइज करने का मतलब है इसको आयनित कर दिया। आयनित कर दिया मतलब उस इलेक्ट्रॉन को जो nवें कक्षक में पड़ा था बेचारा, उसको अनंतवें कक्षक में भेज दिया, है ना, बाहर निकाल दिया। इफ द काइनेटिक एनर्जी, बाहर निकलने के बाद में भी वो शांत नहीं रहा, उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है, गतिज ऊर्जा जो है, वो जो निकले हुए इलेक्ट्रॉन की, जो बाहर निकल चुका है, उस इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसी पर एक क्वेश्चन है ये वाला पूरा। देन द वैल्यू ऑफ n इज, तो n का मान क्या होगा? देखिए इसको मैं अगर आपको, पहले तो मैं इसकी कहानी बता दूं। ये कह रहा है कि मान लीजिए ये कोई इलेक्ट्रॉन है, कोई nवां कक्षक है, ये nवां कक्षक है ये, और ये कोई इलेक्ट्रॉन है, बाहर से एक ऊर्जा आई, ये ऊर्जा आई, देखिए बाहर से ये ऊर्जा आई जो इस इलेक्ट्रॉन को मिली। इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा लेकर, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेकर उत्तेजित तो समझ आएगा, बट ये इतनी ऊर्जा थी, ये 90 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य वाली ऊर्जा है, ठीक है। और इतनी ऊर्जा थी कि आयनित हो गया। बट सिर्फ आयनित नहीं हुआ, ये बात ध्यान रखना, मेन इंपॉर्टेंट ये। आयनित तो बहुत आसानी निकाल दूंगा मैं, बाकी तो ये कह रहा है कि 90 नैनोमीटर जब ये इतने तरंग दैर्ध्य वाली कह सकते हैं विकिरण आई, तो ये सिर्फ आयनित नहीं हुआ, ये जो बाहर निकला, जो आयनित होने के बाद भी उसके पास इतनी गतिज ऊर्जा रही, इसके पास इतनी गतिज ऊर्जा थी। तो आपको बताना है कि n का मान क्या है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा था उसके अंदर सिर्फ आयनित करता था, ये हमने पढ़ा था कि ऊर्जा दी आयनित हो गया, ऊर्जा दी आयनित हो गया। बट इसके बाद ऊर्जा दी आयनित हुआ और उसके बाद में भी उसके पास एनर्जी है। इसका मतलब जो है ये जो आयन ऊर्जा नहीं है। अगर सिर्फ ये आयन ऊर्जा होती तो चुपचाप आयनित हो जाता, उसके बाद उसके पास गतिज ऊर्जा नहीं होती। पर इसके पास ज़्यादा ऊर्जा थी, ये वो ऊर्जा ली और आयनित हुआ, और एक्स्ट्रा ऊर्जा के कारण उसके पास गतिज ऊर्जा रह गई। आपने गुरुत्वाकर्षण चैप्टर पढ़ा होगा 11th के अंदर, उसमें पलायन वेग का, पलायन चाल जो आपने वो पढ़ी होगी, उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि अगर पलायन वेग से फेंके तो सिर्फ पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकलता है और कुछ नहीं चलता, बस बाहर निकल के रुक जाएगा, क्योंकि हमने इतनी ऊर्जा दी ताकि वो वहाँ तक जा सके, वहाँ तक बाहर रह सके। अब अगर पलायन वेग से आपने थोड़ी सी भी ज़्यादा गतिज ऊर्जा नीचे से देकर भेजी है, तो सिर्फ न केवल वो पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार करेगा, बल्कि पार करने के बाद भी उसके पास क्या रहेगी,
एक तरह की गतिज ऊर्जा रहेगी। जो कितनी गतिज ऊर्जा? जो आपने पलायन वेग से या फिर पलायन वेग के गतिज ऊर्जा से थोड़ी जितनी ज़्यादा आपने दी, वो जितनी गतिज ऊर्जा दी वो गतिज ऊर्जा उसके अंदर रहेगी, और उससे वो फिर, क्योंकि अंतरिक्ष है वहाँ पर तो कोई गुरुत्वाकर्षण बल है नहीं, फिर तो उसी वेग से चलता ही रहेगा फॉरएवर, जब तक कि कोई दूसरा गुरुत्वाकर्षण बल उसको कैच नहीं कर ले तब तक। तो यही कहानी हुई है। तो इस केस में सिर्फ आयनित नहीं किया, सिर्फ उसको गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर नहीं भेजा, इतनी दी ताकि क्षेत्र से निकलने के बाद वो चलता भी रहे, एक उसके पास गतिज ऊर्जा भी रहे। इसका मतलब एक्स्ट्रा यहाँ से ऊर्जा दी हुई है। ये बात आपके माइंड में आ जाना चाहिए, आयनन ऊर्जा से एक्स्ट्रा ऊर्जा है ये वाली। ये जो ऊर्जा आई है वो आयनन ऊर्जा से एक्स्ट्रा है। और इस ऊर्जा का मान क्या होगा? मैं अगर कहूँ इस ऊर्जा का मान क्या होगा तो आप कहेंगे आयनन ऊर्जा। तो पहले तो इस ऊर्जा का ही कमाल है कि इसको आयनित भी कर दिया और इसको गतिज ऊर्जा भी मिली हुई है। तो इसका मीनिंग है इसके पास इतनी ऊर्जा है कि आयनित भी किया, मतलब इसके आयनित ऊर्जा के बराबर भी ऊर्जा है, और इतनी गतिज ऊर्जा भी है, तो मतलब प्लस ये। तो अगर आयनन ऊर्जा और गतिज ऊर्जा को जोड़ दें, इतनी ऊर्जा दी गई, ठीक है ना, तो उतनी ऊर्जा देंगे तभी आयनित भी कर देगा। आयनन के लिए वो ऊर्जा खर्च हो गई, और फिर जो बची वो गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो गई। तो इसका मीनिंग जो ऊर्जा मिली इसको वो किसके बराबर है? आयनन ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। तो कह सकते हैं विकिरण की ऊर्जा बराबर क्या हो गई? आयनन ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। बात समझ में आ गई होगी, बहुत छोटी बात है। अब विकिरण की ऊर्जा क्या होती है? मैं मतलब कितनी है विकिरण की ऊर्जा नहीं पता, उसकी तरंगदैर्घ्य पता है, बहुत आसान है। तरंगदैर्घ्य पता है तो मैं निकाल सकता हूँ ऊर्जा। E इक्वल्स टू क्या होता है? hc/λ नहीं होता? ये तरंगदैर्घ्य पता है अपन को भाई, हर तरंगदैर्घ्य अपनी ऊर्जा है, तो जो तरंगदैर्घ्य है तो ऊर्जा आ जाएगी लैम्डा c hc, और c का मान फिक्स है और दिया हुआ भी hc का मान, अच्छी बात है। hc का मान पता है, लैम्डा का मान पता है, तो इसका मतलब अपने पास विकिरण ऊर्जा मालूम है। क्या है विकिरण ऊर्जा? hc/λ बराबर आयनन ऊर्जा। आयन ऊर्जा हम निकालना आता है। आयन ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? 13.6 Z² देखिए n² लिया क्योंकि इस बार आयन कौन से कक्षक से हो रहा है? द्वितीय कक्षक से हो रहा है आयनन, ठीक है कि नहीं है? तो इसलिए 13.6 Z², अदरवाइज Z²। अब nवें कक्षक से, कोई कक्षक है किसी और कक्षक से हुआ है तो इसलिए Z²/n² प्लस काइनेटिक एनर्जी दे रखी है 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, इसको भी हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल देंगे बिकॉज मैं अब hc का मान किस में रखूंगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखूंगा। 1242 गुणा ये देखिए, अच्छा hc का मान है, डायरेक्ट hc का मान ही आ गया तो c का मान रखने की जरूरत नहीं। ये किसमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू नैनोमीटर में, तो हमें तरंगदैर्घ्य भी नैनोमीटर में चाहिए। ये रहा नैनोमीटर के अंदर तरंगदैर्घ्य, ये 90 नैनोमीटर, अच्छी बात है। नैनोमीटर कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा? आपके इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ओके, यहाँ पर रखे मान 13.6 Z²। कौन सा है भाई? ये हाइड्रोजन है, ये तो हाइड्रोजन ही है ना, हाइड्रोजन है तो 1 का स्क्वायर, और n का मान ही तो ज्ञात करना है, तो n² प्लस 10.4, बस इसको कैलकुलेट करना है और अपना आंसर हाजिर। इसको इधर ले आए, ये देखो 9 से कट रहा है, 9 एकम 9, 3, 13.8, 10 का भाग लगाया कितना हो गया? ये 13.8 बराबर 13.6/n² बराबर प्लस 10.4 करते हैं नेक्स्ट अपन। ये 10.4 उधर जाएगा माइनस में, 13.8 माइनस 10.4, 13.8 माइनस 10.4 बराबर क्या था? 13.6n², ठीक है। इसको सॉल्व करें, कितना आएगा? 8 में से 4 गया 4, 3.4 दिख पा रहा है। अब n² का मान निकालना है, वज्र गुणा कर लीजिए, इसको उधर भेज दीजिए। n² बराबर क्या हो गया? 13.6/3.4, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो गया। अब देख लीजिए, कट कर दीजिए इनको, हाँ 17 से कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए 2 से n बराबर क्या हो गया? n² बराबर 4 है, n बराबर कितना हो गया? 2। इसका मतलब ये जो भी आयनन हुआ है ये कहाँ से हुआ है? n बराबर 2, हाइड्रोजन की प्रथम उत्तेजन अवस्था या फिर कह सकते हैं द्वितीय ऊर्जा स्तर से ये काम हुआ है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने जो है बोर की दूसरी परिकल्पना की व्याख्या की डी ब्रोगली के द्वारा,
है ना, ये देखिए। और इस हिसाब से आप कह सकते हैं हमारे माइंड में अब डी ब्रोगली के हिसाब से चित्र देखें तो ये होना चाहिए इलेक्ट्रॉन का चित्र, इलेक्ट्रॉन के घूमने का। और हमने कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कर लिए। ओके, थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।